नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निःशुल्क लोगों को एक प्रिपरेशन का मौका दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस प्लेटफॉर्म से लोगों को जोड़ सकें और उनकी तैयारियों में अपना भी योगदान दे सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा होगा विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारा टॉपिक होगा आज। और जैसा कि हम अपने पिछले पार्ट में बात कर रहे थे भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले पार्ट में बात की थी मिसाइल्स की और हमने देखा था थल सेना के बारे में, थोड़ा बहुत देखा था किस तरीके से उनके पास क्या कौन कौन सी मिसाइलें हैं। आज हम वायुसेना के पास में देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ उनके पास में हेलीकॉप्टर वगैरह के विषय में। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। फिर से स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर और शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो जैसा कि हमको बात करते हैं हम वायुसेना की, हमको वायुसेना से हमने छोड़ा था पिछले भाग में, उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। वायुसेना को हम आगे बढ़ाते हैं आज। तो वायुसेना के पास में लड़ाकू विमान होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, साथ ही हेलीकॉप्टर होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं और अनमैन्ड ड्रोन होते हैं, अनमैन्ड ड्रोन होते हैं। जैसे वो देखी थी ना, आई थी मूवी एक हाउस द जोश वाली, एक ड्रोन जाता है पता करके आता है लोकेशन, वैसे ही समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर हम जैसे बात करें तो भारत में 2016 से पहले 2G श्रेणी के लड़ाकू विमान हुआ करते थे। 2016 से पहले 2G श्रेणी के सेकंड जनरेशन के लड़ाकू विमान थे और इनमें जैसे कुछ जो प्रमुख कुछ थे, MiG-21 हुआ करते थे। जैसे MiG-21 जैसे हुआ करते थे जो दिन में ही कार्य करते थे, दिन में कार्य कर पाते थे और स्पीड अच्छी थी, स्पीड अच्छी थी। और अब हमारे पास प्रेजेंट में 3G और 4G भी हैं। ये इनके साथ में अच्छी बात क्या है कि ये रात में भी कार्य कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में ये रात में भी कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर हम इनकी बात करें तो MiG-29 हो गया हमारा, MiG-29, सुखोई, मिराज 200, सुखोई MKJ। ठीक है, ये हमारे रात में भी अटैक कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया भी था, आपको पता ही होगा सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में। ठीक, और चीन और USA जो हैं इनके पास में 5 जनरेशन का भी है, 5th जनरेशन का। चीन, USA 5th जनरेशन भी हैं। ठीक है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के कारण जिनमें क्या होता है कि रडार द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता इनको। ठीक है, और जैसे जो बात करते हैं हम तो गति और इनकी जो पेलोड क्षमता होती है, गति, पेलोड क्षमता, इनके आधार पर इनको अलग अलग जनरेशन्स में बांटा जाता है। इन्हीं के आधार पर इनको अलग अलग जनरेशन्स में बांटा जाता है, जैसा कि हमने भी अलग अलग जनरेशन का देखा। और 2G पीढ़ी के विमानों को अब रिटायर कर दिया गया है 2016 में ही। 2G पीढ़ी के जो विमान थे उनको रिटायर कर दिया गया है। और जैसे अगर हम मिराज की बात करते हैं तो हमने इसको कहाँ से ख़रीदा है? इसको हमने फ्रांस से ख़रीदा है। अभी हाल ही में हमने रफ़ाल भी लिया है। ठीक है, और रूस से हमने MiG-29 लिया है और सुखोई 30 MKJ लिया है, सुखोई 30 MKJ लिया है। ठीक है, और भारत ने मतलब इस तरीके की, और साथ में क्या है कि अगर हम बात करें तो सुखोई MKJ की हमने तकनीक भी ली है जिससे कि HAL इसका विकास भी कर सके। तकनीक भी ली है HAL इसका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका विकास कर सके, बना सके। और अभी हम 5G के लिए भी प्रयासरत हैं, 5G के लिए हम प्रयासरत हैं और रशिया का सहयोग इसमें ले रहे हैं, रूस का सहयोग इसमें हम ले रहे हैं। ठीक है, तो हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो 5वीं जनरेशन के फाइटर प्लेन को विकसित करने में हमने समझौता किया है रूस के साथ में। और इसमें क्या किया जाएगा? 5th जनरेशन में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि
स्टील टेक्नोलॉजी में क्या होगा, तो इसमें जैसे क्या नॉर्मल समझिए कि इसमें क्या होगा, लोहे की गेंदें लगाई जाएंगी, लोहे की गेंद लगाई जाएगी, और जिससे क्या होगा कि जो रेडियो तरंगों को परावर्तित न करके दिशा बदल देंगे, रेडियो तरंगों को, जिससे ये डिटेक्ट नहीं हो सकें, रेडियो तरंगे जो आएंगी उनको परावर्तित नहीं करके उनकी दिशा परिवर्तित कर देंगी, दिशा परिवर्तित कर देंगी, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि इनको डिटेक्ट ना किया सके। और भारत के जैसे प्रमुख विमान की, अगर एक लड़ाकू विमान की अगर हम बात करते हैं तो वो है तेजस। हाल फिलहाल तो रफ़ाल की काफ़ी बात हो रही है, उसके अलावा भी हम देख लेते हैं। तेजस DRDO और HAL द्वारा निर्मित ये एक स्वदेशी है। खास बात क्या है, ये स्वदेशी लड़ाकू विमान है, स्वदेशी लड़ाकू विमान। और अगर हम कहें इसको तो ये विश्व के सबसे हल्के विमानों में से माना जाता है, सर्वाधिक हल्का विमान विश्व का माना जाता है, ठीक है। और इसका जो स्पीड है ये सुपरसोनिक से हाइपर तक है। मैक नंबर आधार पे हमने बात की थी इसको पिछले भाग में अपने, ठीक है। और इस तरीके से हमारे बाकी जैसे जो हैं, तेजस जो है हमारा स्वदेशी है, या जो हमारा मिग हो गया प्रेजेंट में हम जो यूज़ कर रहे हैं, मिराज हो गया, और राफेल हो गया, रफ़ाल जो कह लीजिए, सुखोई हो गया, ये सारे हमारे विदेशी हैं, ये सारे हमारे विदेशी हैं। अगर आपसे स्वदेशी की बात की जाती है तो स्वदेशी हमारा तेजस ही है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करें, जैसे अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो हेलीकॉप्टर में 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है लड़ाकू और दूसरा होता है मालवाहक या भारवाहक, जो भी कह लीजिए, मालवाहक, ठीक है। और अगर हम भारत में स्वदेशी तकनीक से निर्मित हेलीकॉप्टर की बात करें तो रुद्र चीता चेतक, रुद्र चीता चेतक, ये तीनों क्या हैं, हमारे स्वदेशी टेक्निक से निर्मित हैं, ये स्वदेशी टेक्निक से निर्मित हैं, ठीक है। और रुद्र का आधुनिक और करने का प्रयास भी चल रहा है, इस रुद्र को और आधुनिक करने का प्रयास चल रहा है, ठीक है। और इसको कई देशों को बेचा भी गया, जैसे नेपाल हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इन देशों को, इसको भूटान, इनको बेचा भी गया है ये, ठीक है। और थोड़ा सा आगे और हम बढ़ते हैं और चिनूक की बात करते हैं, चिनूक और अपाचे की। तो भारत ने अमेरिका से मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक व अपाचे खरीदा है। किससे खरीदा? चिनूक और अपाचे। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनको लिया है किससे? USA से, और ये मालवाहक हैं, मालवाहक। और बोइंग कंपनी ने इनको विकसित किया है, बोइंग कंपनी ने इनको विकसित किया है, ठीक है। और साथ में इस जो चिनूक है इसकी भारत ने तकनीक भी खरीदी है, इसकी तकनीक भी खरीदी जिससे डेवलप भी कर सके हम इसको, इसकी तकनीक भी खरीदी है, ठीक है। और एक और हमारा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है M125। ये हमारा क्या है? ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। और इसको हमने किससे लिया है? पुराने दोस्त रशिया से, इसको हमने रशिया से लिया है, ठीक है। जो कह सकते हैं कि भारत का सबसे पुराना लड़ाकू विमान है, विमान इन द सेंस हेलीकॉप्टर है, जो भारत का सबसे पुराना लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, M125, ठीक है। और अगर एक हम बात करते हैं सारस की, ये सारे नाम याद रखिएगा, किससे जुड़ा हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो नागरिक सेवाओं, नागरिक उड्डयन के लिए विकसित है ये, ठीक है। नागरिक सेवाओं, नागरिक उड्डयन के लिए विकसित किया गया है और इसे नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से नागरिक उड्डयन के उद्देश्य से इसको किया गया विकसित। एक हमारा है IL-78, इल्यूजन 78, IL-78। इसकी खास बात क्या है कि ये फ्यूल टैंक है। क्या है? फ्यूल टैंक है।
और हवा में ही जो लड़ाकू विमान है उनको उनमें ईंधन भर सकता है। हवा में ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भर सकता है। में ईंधन भर सकता है, ठीक है। और इसकी लैंडिंग भी बहुत सॉफ्ट लैंडिंग है। लैंडिंग जो इसकी होती है सॉफ्ट लैंडिंग होती है, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मानव रहित ड्रोन जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। मानव रहित अनमैन्ड वायुयान ड्रोन, उनकी हम बात करते हैं। तो ये जो होते हैं ये पूर्ण रूप से रिमोट से नियंत्रित होने वाले होते हैं। ये पूर्णतः क्या होते हैं, रिमोट से नियंत्रित होते हैं, रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में इनको डीआरडीओ द्वारा निर्मित किया जा रहा है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित किया जा रहा है। कुछ है जैसे जो हमारा रुस्तम है, रुस्तम 1, रुस्तम 2, रुस्तम मूवी भी आई है, उसी से याद रख लीजिएगा, ठीक है। रुस्तम 1, रुस्तम 2, नेत्र, पंछी, निशांत, लक्ष्य, ये भारत के ड्रोन के रूप हैं। ये मतलब कह सकते हैं भारत के ड्रोन है एक तरह से, ठीक है। और ये क्या है, इनमें जो रुस्तम 2 है, इनमें जो रुस्तम 2 है ये सबसे एडवांस ड्रोन है, सबसे एडवांस ड्रोन है, जो 22,000 फीट की ऊंचाई से 20 से 24 घंटे तक निगरानी रख सकता है, ठीक है। 22,000 हाइट से 20 से 24 आवर्स तक निगरानी रख सकता है, ठीक है, निगरानी रख सकता है। और इससे पूर्व हमारे पास इजराइल से खरीदे हुए ड्रोन्स हुआ करते थे, हीरोन्स ड्रोन, वो हमने इजराइल से खरीदे थे। और भारत ने अपनी 2018 में पहली ड्रोन पॉलिसी भी लाया है। भारत 2018 में ड्रोन पॉलिसी भी लाया है। ड्रोन के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से सुरक्षा को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए ड्रोन पॉलिसी भी लाई गई है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं नौसेना की। नौसेना की, तो अगर हम नौसेना के पास बात करते हैं तो युद्धवाहक पोत है इनके पास में, युद्धवाहक पोत। ये अत्यधिक बड़े आकार के जहाज़ होते हैं, बड़े आकार के, बहुत बड़े आकार के जहाज़ होते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह में अक्सर देखा होगा, आकार के जहाज़ होते हैं, ठीक है, जिन पर कई लड़ाकू विमान रहते हैं, जिन पर कई लड़ाकू विमान रहते हैं। और यह लड़ाकू विमानों की लैंडिंग, लॉन्चिंग वगैरह सब यहाँ पे यहीं से इसी के प्लेटफॉर्म पर से हुआ करता है। और एक तरह से ये प्लेटफॉर्म का कार्य करते हैं, ठीक है। और इनसे क्या होता है, जो लड़ाकू विमान होते हैं इन्हीं से प्रक्षेपित भी किया जा सकता है, यहीं पे उतरते भी हैं। समुद्र की सीमाओं को सुरक्षित रखने में इनकी बड़ी भूमिका होती है, समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। तो अगर हम जैसे इंडियन नेवल शिप की बात करते हैं तो एक तो जैसे हम काफ़ी नाम सुनते हैं INS विक्रांत का, INS विक्रांत का, INS विक्रांत है, INS विक्रांत है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसको 1956 में ब्रिटेन से लिया था और बाद में इसको रिटायर भी कर दिया गया, प्रेजेंट में रिटायर भी हो गया है, ठीक है। 56 में हमने लिया था, 1956 में, और 96 में इसको रिटायर कर दिया था, 96-7 में। और INS विराट है, INS विराट है। अगर हम विराट कोहली की इनकी बात करते हैं तो विराट कोहली तो अभी खेल रहे हैं, लेकिन इसको 2016 में रिटायर कर दिया गया, इसको भी, विराट और विक्रांत को रिटायर कर दिया गया है, ठीक है। और INS विक्रमादित्य हैं, INS विक्रमादित्य। और INS विक्रमादित्य को रूस से हमको मिला है, ये हमको रूस से मिला है, मिला मतलब एज अ गिफ्ट मिला है 2003-4 में, ठीक है। वहाँ इसका नाम एडमिरल गोर्डकोव हुआ करता था, एडमिरल गोर्डकोव हुआ करता था, और वहाँ पे ये रिटायर हो चुका था, ठीक है। लेकिन मेंटेनेंस के लिए वहाँ की कंपनी को ठेका देना था, तो इस तरीके से क्या हुआ कि मेंटेनेंस के साथ में 2014 में इसको फिर वहाँ से एज अ गिफ्ट मेंटेनेंस करने के बाद में $2.8 अरब के आसपास में खर्च आया। 2014 के बाद में मेंटेनेंस के साथ में इसको भारत लाया गया, ठीक है। और जो MiG-29 है,
वो इसी पर है, वो इसी पर है, ठीक है। और अगर हम कहें तो भारत के पास में अभी यही नेवल शिप है, ठीक। और एक है हमारा विक्रांत 1, विक्रांत 1, इसको यूएसए के साथ में डेवलप किया जा रहा है। किसके साथ में? यूएसए के साथ में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। और हमने जैसा अभी बात किया विराट और विक्रांत पहले भी थे, दोनों को क्या था, ब्रिटेन से खरीदे गए थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। विक्रमादित्य को 2014 में विक्रमादित्य को 2014 में शामिल किया गया नेवल सेना में, और इसको रूस से लिया गया। और विक्रांत 1 या विक्रांत कैरियर भी इसको कह सकते हैं, इसको विक्रांत कैरियर भी कहा जा सकता है। भारत और यूएसए इसका मिलकर विकास कर रहे हैं, और इस पर जो है, इस पर स्टोबार तकनीक का प्रयोग होगा, स्टोबार तकनीक का प्रयोग होगा। और वर्तमान में यह सिर्फ तकनीक जो है ना, सिर्फ और सिर्फ यूएसए के ही पास है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो लड़ाकू विमान जब रनवे पर उड़ान भरने से पहले एक रनवे पर चलते हैं ना, तो वो रनवे पर इनको बहुत कम छोटे रनवे की आवश्यकता होगी, और इसमें विशेष तरह के तारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनको डेवलप किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका की और कुछ जैसे विकसित तकनीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चर्स वगैरह, इन सबसे का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसमें जो EMALS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग जो है, ये लॉन्च करने के लिए है, इसका प्रयोग इसमें होगा। और उतरने के लिए स्टोबार का प्रयोग किया जाएगा, तकनीक का, ये उतरने के लिए होगा। तो ये इससे क्या होगा कि कम रनवे की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। और वहीं पे अगर हम पनडुब्बियों की बात करते हैं, अगर हम पनडुब्बियों की बात करते हैं, अगर हम पनडुब्बियों की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती हैं, डीजल और नाभिकीय, ठीक है। और पनडुब्बियाँ पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ जहाज़ होता है। आपने मूवी देखी होगी, कौन सी एक आई थी ना, राणा डुबुक्की वाली, बाहुबली वाले, उसकी एक मूवी आई थी, बहुत अच्छी मूवी थी, उसमें आपने देखा होगा पनडुब्बियाँ पूरी तरह से पानी में डूबी हुई होती हैं, ठीक। और एक तरह से जहाज ही हैं, पनडुब्बियाँ जहाज ही हैं, पानी में डूबी हुई होती हैं। ईंधन के आकार पर इनको 2 तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, डीजल के आधार पर डीजल पनडुब्बी, नाभ के आधार पर नाभ की पनडुब्बी। जो डीजल की अगर हम बात करें तो इसमें CO2 के कारण ये प्रत्येक 8 घंटे में इसको सतह पर आने पड़ता है, प्रत्येक 8 घंटे पर इसको सतह पर क्यों आना पड़ता है, क्योंकि CO2 बनता है, ठीक है। और CO2 का इमिशन करना होता है, इसलिए इसको सतह पर आना पड़ता है। और इसको लंबी दूरी के जो ऑपरेशन होते हैं इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जर्मनी से ख़रीदा गया एक INS शिशुमार है, INS शिशुमार, ये हमारा जर्मनी से हमने लिया है। रूस से लिया है हमने INS सिंधु प्लांस। और काफ़ी हमारा फेमस है एक INS कलवरी, काफ़ी आपने नाम सुना होगा ज़रूर इसका। तो ये INS कलवरी जो है फ्रांस। और हमने एक स्वदेशी भी डेवलप किया है, INS खंडेरी स्वदेशी, ठीक है। और नाभिकीय ऊर्जा से अगर हम बात करें तो एक है INS चक्र, ठीक है। इसको हमने रूस से लिया है लीज पर, ठीक है, इसको हमने रूस से लीज पर लिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में अगर भारत विकास भी करने का प्रयास कर रहा है, INS अरिहंत का भारत विकास करने का भी प्रयास कर रहा है, अरिहंत अरिधाम, इनका विकास करने का प्रयास भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमारे टॉर्पीडो भी होते हैं। क्या होते हैं? टॉर्पीडो। ये नौसेना के पास है, जो ऐसा हथियार होता है जो दुश्मन देश के द्वारा छोड़े गए मिसाइलों को रास्ते में ही समाप्त कर देता है। जो अभी बात की मूवी का नाम नहीं याद है, वो मूवी देखिएगा, उसमें आप देख के समझ सकते हैं इनके बारे में। रास्तों में ही मिसाइलों को समाप्त करता है, ठीक है। तो इस तरीके से भारत के पास में अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉर्पीडो हैं, तो मारीच और वर्षास्त्र, ये भारत के पास में टॉर्पीडो हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ
जो हमारे सेनाओं के पास में मिसाइल्स हो गई, पनडुब्बियाँ हो गई, हेलीकॉप्टर हो गए, लड़ाकू विमान हो गए, उनके बारे में सारी जानकारी हो गई। ठीक है। और अगर हम एंटी मिसाइल्स की जैसे हमने बात की थी, तो पृथ्वी व आकाश एंटी मिसाइल हैं और उसके बाद में रडार वगैरह भी हमारा है। ठीक है। और इस तरीके से हमारे काफ़ी डेवलप हो रहा है। और हमने अभी क्या किया है, हमने एफडीआई की सीमा भी बढ़ाई है। हमने नई रक्षा नीति अपनाई 2016 से, क्योंकि क्या होता था, हमारी इस तरीके से हमने अपना नियम बना रखा था कि हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स को इसमें एक तरह से बैन कर रखा था, जिससे हमारी टेक्निक अभी तक हमारी उतनी विकास नहीं हो पा रही थी। और क्या हो रखा था कि उन्नत तकनीक के लिए हम विदेशियों पर ही निर्भर थे, या तो रूस पर निर्भर हैं, या फ्रांस पर निर्भर हैं, या अमेरिका पर निर्भर हैं। और उसका कहीं ना कहीं हमको नुकसान भी होता है, हमारी विदेश नीति भी उसी अकॉर्डिंग चली जाती है। तो अभी थोड़े जो उनके भारत के ऑफसेट लॉ वगैरह होते हैं, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। जो एफडीआई है उसमें परिवर्तन किया, और हाल ही में जो भारत ने आत्मनिर्भर भारत में जो चेंजेस किए हैं, उससे भी क्या है कि कुछ हमने निश्चय किया है कि अब हम भारत में ही बनाएंगे, कुछ एक लिस्ट बनाई है। तो इस तरीके से काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी पे। और उम्मीद है कि ये जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति वगैरह की बात हो गई है अब, तो ये हमारा बेटर रहेगा। और हाल ही में हमने जैसे क्या देखा था, हमने मिशन शक्ति एक हमारा हुआ था। मिशन शक्ति ए सेट हमारा एंटी सैटेलाइट मिशन था। और मिशन शक्ति हमारा चौथे देश हम बने जो अंतरिक्ष में जाकर, भारतीय सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में जाकर एक नष्ट किया दूसरे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी आगे हैं और काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। और इस तरह से चलता रहा तो भारत जिस तरह से हम जीडीपी में भी काफ़ी बड़ा योगदान दे रहे हैं, डिफेंस सेक्टर हमारा मजबूत होता ही जा रहा है। इस पार्ट के लिए हमारे लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कोई और टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।